नमस्कार। कहानियों के कलरव में आज की कहानी का शीर्षक है सुनैना तेरे नैन बड़े बेचैन। कहानीकार है अल्पना मिश्र। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सबको पसंद आती हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी साझा करें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। आदरणीय दी कब से यह पत्र लिखना चाह रही थी। बार बार कुछ स्मृतियाँ, बचपन की स्मृतियाँ कौंधती थीं। उन्हें आपसे पूछने का, सही सही जानने का मन होता था। बहुत समय से सोचती रही, लिखना बस टल रहा था। सोच बराबर रही थी। टलते टलते 20 वर्ष हो गए। आप भी कहेंगी हद है यह तो। आपकी बड़ी बड़ी आंखें हैरानी से खुल जाएंगी। सचमुच ऐसा भी क्या टलना। हमें अपने को स्थगित करना छोड़ना होगा। बड़ी खराब आदत है हमारी। अपने को टालते हैं, अपने आप को मारते हैं इसी तरह। आप ही कहेंगी, मैं जानती हूँ मेरे कारण भी सब घरेलू कहे जाएंगे। जानती हूँ, हालांकि मैं इसे घरेलू नहीं मानती, निहायत राजनीतिक और सामाजिक मानती हूँ। आप भी मानती हैं, यह भी जानती हूँ। खैर, इन सैद्धांतिक बातों से अलग मैं आपसे बात कर रही थी बचपन की। आपको मुझसे कुछ ज़्यादा याद होगा। उस दिन की बात, मैं थी शायद छठी या सातवीं में। शहर का यह सरकारी कन्या इंटर कॉलेज तब भी मुझे नया ही लगता था। स्कूल के तमाम कोने तब भी ठीक से नहीं जान पाई थी। याद है वो होम साइंस की तरफ जाने वाला रास्ता, बीच में कैसी तो झाड़ झंखाड़ उगी थी। डर लगता था उधर जाते हुए। और बाथरूम, जिसमें अचानक दिन में कभी भी सफाई होने लगती थी, पर लगता कभी नहीं था कि सफाई हुई है। कुछ बेहतर होने चाहिए थे, नहीं थे। इसी से शायद सफाई होने का कुछ भ्रम बना रहता था। लड़कियों के लिए क्रम से बने इन 8-10 टॉयलेट में न जाने कौन सुबह सुबह गंदा कर जाता था। जब कक्षा 6 में मेरा भी प्रवेश इस स्कूल में हो गया, तब मुझे पता चला कि कैसे मेरे देश में लड़कियां 8-8 घंटे तक पेशाब रोके रखना सीख जाती हैं। आपने मुझे मना किया था कि मैं तब तक उधर न जाऊं जब तक कि बहुत ज़रूरत न हो, और अगर बहुत ज़रूरत हो तो 2-4 लड़कियों के साथ जाओ। क्या था उधर? आपने कहा कि सब कहते हैं भूत है। कभी किसी ने देखा है? इस पर आपको भी संशय था। आपने ही कहा था शायद, कुछ गड़बड़ है उधर, बचना ही ठीक है। आपने मुझे बचाने के लिए पहले ही बता दिया था। आप मुझे बचाना चाहती थी। उससे पहले कोई और लड़की थी ही जिसने आपको बताया था। वह आपको बचाना चाहती थी। इस तरह एक दूसरे को बचाने का क्रम बनता था। इसे हमें याद रखना था, पर हम ही में से तमाम लोग भूल जाते थे यही कि एक दूसरे को बचा लेने के प्रयत्न की एक जिम्मेदारी भी हमसे जुड़ती थी। उधर मैं गई थी, अपनी एक सहेली को साथ लेकर। ज़रूरत बहुत दिन तक टाली नहीं जा सकती थी। एक रोज़ टालना मुश्किल हुआ था, तब जाना पड़ा था। या मैंने आपको नहीं बताया था। बस इंटरवल की घंटी बजते ही अपनी सहेली के साथ तीर की तरह भागी थी। इस भाग कर पहुँचने में इतना सा भी डर नहीं लगा था, बल्कि उस वक्त मैं भूत वाली बात एकदम भूल गई थी। लपक कर मैं और मेरी सहेली उस टॉयलेट के क्रमदार दरवाजों वाले बरामदे में घुसे थे। और फिर क्या, एक एक दरवाज़ा खोलते और वह गंदा मिलता। दूसरा, तीसरा। आखिर कौन इतना गंदा कर गया है? यह प्रश्न हमने एक दूसरे से पूछा था। मेरी सहेली के पास भी कोई जवाब नहीं था। हैरानी से वह रोने को थी। अब क्या करें? हम टॉयलेट के उस क्रमदार बरामदे से बाहर निकल आए। तब समझ आया कि इतनी भयानक दुर्गंध इसी से उठ रही थी। इससे पहले जल्दी में हम दुर्गंध को भी लांघने की कोशिश कर गए थे। अब नहीं लांघ सकते थे। चारों तरफ खाली था। कुछ दूर पर एक तरफ अध्यापिकाओं के लिए एक एक कमरे वाले घर थे।
कभी तैयार किए गए होंगे। बड़े पुराने थे, उनमें कोई रहता नहीं था। वे भी डरावने और भुतरे लगते थे। उनके सामने भी झाड़ झंखाड़ हो गई थी, जैसे कि टॉयलेट के आसपास सामने भी। ये सब टॉयलेट स्कूल के अहाते में एकदम पीछे कुछ छिपे हुए से बने थे। तब भी अगर इनके सामने या अगल बगल कोई बैठ जाए तो किसी भी क्षण किसी भी अध्यापिका के गुजरने का एक खतरा भी बना रहता था। तमाम लोग, माली, चपरासी वगैरह इसी तरफ से होकर गुजरते थे। कुछ लड़कियां छिपकर इधर के पत्थरों पर बैठकर स्वेटर बुनती थीं या लच्छी वाले ऊन का गोला बनाने आ जाती थीं। माली का लड़का 24 घंटे खुरपी हाथ में पकड़े इधर ही कहीं रहता था। सुनसान, किंतु किसी के भी आ जाने की संभावना लिए यह जगह थी। इतना भय था, न जाने बिना कुछ देखे ही अब भय से टांगें भी हल्का हल्का कांप रही थीं। हिम्मत बनाए रखने के हजार तरीके याद नहीं आ पा रहे थे। फिर भी क्या करें, हमने वह रिस्क लिया और वहीं आसपास एक की निगरानी में दूसरा और दूसरी की निगरानी में पहला कुछ इसी तरह काम चला पाए और संकल्प धरे, सचमुच कभी इधर नहीं आएंगे। इस तरह हमने भी सीखा घंटों अपनी ज़रूरत को स्थगित रखना। देखिए, यह बात मैंने आपसे छिपा ली थी। सिर्फ यही नहीं था कि उधर ऐसा भी कुछ नहीं है जिससे इतना डरा जाए। किसी ने ऐसे ही डर फैला दिया है। बस गंदा बहुत है। गंदगी और झाड़ झंखाड़ में तमाम अदृश्य चीज़ों का डर हो सकता है, जो हो भी सकती थी और नहीं भी। यह आखिरी बात मैंने नहीं कही, बल्कि एक मस्ती दिखाई। डर से मुक्ति की मस्ती जैसी मस्ती। आप कुछ कुछ जान गई थी। चिंता आपके माथे पर उभरी थी, पर जहान की जितनी प्रामाणिक जानकारी आपको है वह हमें कभी हो ही नहीं सकती। सारा ज्ञान आपसे हमें सीखना होगा। गुरु दक्षिणा की भी कितनी ही बार बात उठती थी। आप कुछ अपने काम की ज़रूरी चीज़ें इसी मद में डाल देती थी, लेकिन हम असमर्थ थे। माँ की हिसाब कॉपी में आपकी गुरुदक्षिणा वाली लिस्ट लिखवा देते थे। यह सबसे ठीक जगह थी जहाँ से किसी चीज़ को लंबे समय तक याद किया जा सके, उतने लंबे समय तक जब तक कि हम समर्थ ना हो जाएं। हम याद रख लेंगे, इसका हमें भरोसा था, लेकिन कहाँ, हम में से कोई भी आपकी गुरुदक्षिणा नहीं दे पाया। शादी के बाद सबके सब पितृसत्ता के सांचे में जबरन बैठा दिए गए। हाँफते काँपते उसी में अपने को अटाते रहे। वहाँ कुछ अपने जैसी ही औरतें थीं। सब भूल गई थी कि औरतों को कैसा होना चाहिए। उन्हें कभी बताया ही नहीं गया था। उनकी तरफ उम्मीद से देखी हमारी सारी नज़रें वापस लौट आई थीं। उन्हें अपने आकाओं के आगे लगातार अपनी ईमानदार भूमिका को प्रमाणित करना पड़ता था। वे जुटी रहती थी दिन रात। वे भूल गई थी कि वे नींद भर नहीं सोती, चैन भर नहीं देखती, पेट भर नहीं खाती, घ्राण भर नहीं सूंघती, मन भर नहीं जीती। वे अपनी महानता में बिलबिलाती हुई ना जाने किसकी बाट जोती रहती थी। उनके पाले लड़के भी उन्हें छोड़कर उनके आकाओं की ओर जा मिलते थे। उन्हें याद दिलाने की कोशिश में वे कोशिश करने वालों को अपना शत्रु समझ लेती थी। मामला उतना सीधा नहीं था दी, जितना कि मैं अभी कह पा रही हूँ। ये कौन सी मन तोरुआ भाषा में फंस गई हूँ मैं अभी। देखिए, जब लंबे दिनों तक आदमी नहीं बोलता तो अचानक बोलने का मौका पाने पर सब एक ही बार में बोल देना चाहता है। मैं भी यही करने लगी। मुझे माफ़ करिएगा। कहने के इस उतावलेपन में कुशल समाचार का औपचारिक तरीका भी भूल गई। ज़रूरत थी क्या इसकी? मैं आपसे सच में पूछती हूँ। नहीं ना? जाने दीजिए। अपनी इस बहन को आप जानती ही हैं। आप जितनी जिद्दी थी उससे एक कदम कम नहीं। आपकी ज़िद वाली बात ही थी जिसमें पूछना था। तभी से पूछना चाहती थी कि क्यों आप छोटी सी, आप कोई 7-8 बरस की, 8 कोस पैदल चलकर अपने लक्ष्य तक पहुंच भी गई तो वहां से लौट क्यों आई वापस? बात आपके बचपन की थी। हमारे सामने बार बार बताने से साक्षात हो गई थी। हम उसके गवाह नहीं थे, आप खुद ही उसकी गवाह थी।
7-8 बरस की नन्ही सी गुड़िया, आप उस दिन स्कूल नहीं जाना चाहती थी। आपने साफ साफ कह दिया था, पर माँ बाप बच्चों की साफ कही हुई बातों को भी साफ देखना नहीं चाहते। वे अड़े रहे कि स्कूल जाना पड़ेगा। आपको मेरी तरह स्कूल जाने से नफरत नहीं थी। आप अच्छे से तैयार होकर जाती थी। आपका अनुशासन अक्सर हमें उलझन में डाल देता था, पर आपके भीतर एक जिद्दी गुड़िया भी थी। आप स्कूल के रिक्शे पर बैठ गईं और स्कूल पहुंचकर रिक्शे से उतर भी गईं। रिक्शे पर और भी कई बच्चे बैठकर आते थे। वे सभी उतरकर स्कूल के भीतर चले गए। आप नहीं गईं। रिक्शा मुड़कर जब वापस लौटते हुए दृश्य से खो गया, तब आप मुड़ी और वापस चल पड़ी। जब आपने न कहा था तो इसका मतलब न ही था, या हम लोगों ने तभी जाना था। वापस लौटकर आप माँ के स्कूल के लिए चल दी। लोग कहते हैं कि आप 8 कोस चली, लेकिन माँ का स्कूल 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर था। आप इतना पैदल चलकर पहुंची माँ के स्कूल तक। पता नहीं फिर क्या सोचा कि आप स्कूल के अंदर जाकर माँ को ढूंढकर पा लेने के बजाय लौट पड़ी। लौटती कहाँ, घर पर तो ताला था। पिताजी अपने काम पर निकल चुके थे। इस तरह घर जाना भी व्यर्थ हुआ होगा। तब क्या हुआ? कितनी देर आप सड़क पर चलती रही? पता नहीं पिताजी को किसी ने खबर की थी कि वे अकस्मात ही साइकिल चलाते उधर से गुजरे थे, या मुझे आज तक ठीक ठीक पता नहीं चल पाया। आप पकड़ी गई और साइकिल पर आगे के डंडे पर अपनी तौलिया तहा कर रखकर पिताजी उसी पर आपको बैठाए, थोड़ा थोड़ा डांटते और डराते कि इस तरह अकेले घूमने से क्या क्या हो सकता है। साधु पकड़कर ले जा सकता है, कुआनो नदी पर बहने वाले पुल में गाड़ सकता है। पता नहीं कितने बच्चों की बलि वह दे चुका है। और जो कोई अजनबी आदमी पकड़ ले जाए तो पता नहीं क्या क्या करवाए, भीख मंगवाए, हाथ गोड़ तोड़कर नचवाए, आंख अंधा करके लाठी थमा दे और चौराहे पर छोड़ दे। आप बैठ गईं। कोई और उपाय जो नहीं रहा होगा। लेकिन घर भी नहीं जाना है। घर जाने का मतलब अपने पिताजी की डांट, फिर स्कूल से लौटकर आई माँ की फटकार। कहाँ जाएं? यही तो तय नहीं है। यही तो सब परेशानी है। आप भी कुछ देर चुपचाप बैठी रहीं, फिर साइकिल के चक्कर में अपना पैर डाल दिया। पैर डालने से आपकी एड़ी छिल गई, कट गई, खून टपकने लगा। पिताजी चौंक कर उतरे और आपको लेकर डॉक्टर के यहाँ भागे। फिर क्या, वही मलहम पट्टी शुरू और आपको पिताजी की देखरेख का अतिरिक्त सुख। माँ डांटना भूल भाल कर आप पर प्यार जताए, पैर सहलाकर पूछे कि रानी अभी दर्द कर रहा है। अच्छा तरीका था इतने सारे भाई बहनों के बीच प्यार छीन झपट कर अपनी तरफ कर लेने का। पर सच सच बताइए, क्या यही जो मैं समझ पाई सच था, या कि आप जो इतनी अनुशासित थी घर के इसी अनुशासन को नापसंद कर रही थी? मुझे यही लगता था। और उस दिन तो मैं खुद ही हैरान रह गई। हुआ यह था कि मैं अपनी सहेलियों के साथ स्कूल में इधर उधर घूम रही थी। कक्षा न जाने किस वजह से नहीं चल रही थी। मैं भी 8वीं में थी और आप 11वीं में। थोड़ा छिप छिप कर घूम रहे थे। मेरी सहेली अनुराधा भी जानती थी कि अगर आपने हमें फालतू में घूमते देखा तो रोक कर प्रवचन पिला सकती हैं। वही आदर्श जीवन वाला प्रवचन। हमें इससे बड़ी कोफ्त होती थी। बेवजह अपने को हीन दिखाना पड़ता था। अपनी नहीं की गई गलती के लिए आंखें नीची रखनी पड़ती थी। अपनी सहेलियों के आगे शर्मिंदा होना पड़ता था। बेवजह, एकदम बेवजह। बाद में कभी अवसर देखकर मैंने आपको यह जता भी दिया था। तब आपने कहा कि बड़े ऐसा कर सकते हैं, उन्हें अधिकार है। पर आपने यह भी कहा कि खुद आपको कोई लेक्चर पिलाए तो बड़ा बुरा लगेगा। फिर हमें क्यों? आप हंस पड़ी, जिसका मतलब था कि इसमें मज़ा बहुत है। हम रूठ गए। तब आप मनाने लगी, कहने लगी कि अपने आप ही मुंह से सब अच्छी बातें छोटों के लिए निकल जाती हैं। यह अभ्यास है, ऊपर से चली आती एक चेन है, इसे आप तोड़ देंगी। आपने तोड़ दिया, पर फिर भी हम जानते थे कि आप हमारे अच्छे के लिए यह सब करती थीं।
और कहती थी, आप क्यों इतनी अच्छी बन जाती थी। इस तरह आपसे ही बचते हुए हम घूम रहे थे। देखा कि मैदान में एक जगह लड़कियों की भीड़ लगी है। नज़दीक गए तो पता चला कोई लड़की गाना गा रही है, पर भीड़ इतनी थी कि मैं गाने वाली लड़की का चेहरा नहीं देख पाई। हम सब सहेलियां इसे समय का सार्थक उपयोग मानते हुए भीड़ के पीछे ही खड़े गाना सुनने लगी। मुलायम सी मधुर स्वर लहरियां तैर रही थीं। गीत के बोल थे, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। उस दिन से पहले मैंने कभी इस गीत पर गहराई से सोचने की ज़रूरत नहीं समझी थी, पर उस दिन यह गीत मानो आत्मा से बह रहा था। एक आत्मा से बहता हुआ दूसरी आत्माओं को भिगोता चला जा रहा था। मैं तो डूब ही गई। मेरी सहेली अनुराधा उत्सुक हो उठी कि कौन लड़की गा रही है, वह भी इतना सुंदर, जिससे हम अब तक अनजान बने रहे। हमें अपने अनजान बने रह जाने पर गहरा अफसोस हो रहा था। अनुराधा उछक उछक कर देखने की कोशिश करती रही, पर दिख नहीं रहा था। किसी सीनियर लड़की ने उसे डांट दिया तो उसने उछक कर देखना छोड़ दिया और बोलकर पूछने लगी। आखिरकार मेरी ही कक्षा की एक लड़की ने कहा, कोई 11वीं क्लास की दीदी गा रही हैं। मैं खुश हो गई। मैंने आत्मविश्वास से भरकर कहा कि मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि मेरी बहन 11वीं में तो है। तभी एक बड़ी लड़की ने पीछे मुड़कर कहा, अरे वही, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। बाप रे, इतनी बेचैन आंखें मैंने कभी नहीं देखी। मुझे यह टिप्पणी समझ में नहीं आई। बड़ी बड़ी आंखें पर बेचैन आंखें, यह क्या माजरा है। मैंने तभी सोचा था कि आपसे पूछूंगी, फिर क्या खबर आई कि भीड़ छटने लगी। हम भी लौटने को थे कि किसी ने आपका नाम पुकारा। मैंने तुरंत ही रुककर देखना चाहा कि आप कहाँ हैं। तभी अनुराधा को भी यह मौका मिल गया कि वह झांक कर गोल घेरा बनाकर बैठी उन लड़कियों में आज की मनमोहिनी गायिका को देख ले। अनुराधा ने तब मुझे हिलाकर कहा, हाय राम, अर्चना दी है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। मैंने अपनी खुली आंखों से तब आपको देखा। घुटने मोड़कर मगन भाव से पल के नीचे किए हल्का हल्का मुस्कुराती आपको मैंने देखा। यह आप नहीं थी, घर वाली आप नहीं थी, या तो आपके भीतर कोई और ही छिपा बैठा था। आज उसे देख रही थी। सफ़ेद सलवार और आसमानी कुर्ते पर सफ़ेद दुपट्टा इतना खिल रहा था, यह भी आज ही देखा। इस तरह मगन मन बैठी हुई आपका यह चित्र मेरे दिमाग के कंप्यूटर में आज भी सुरक्षित बना हुआ है। मन होता था कि नाचूं, गाऊं, चिल्लाऊं कि मैंने आज क्या देखा। कि यह गाने वाली बड़ी बड़ी आंखों वाली या बेचैन आंखों वाली और कोई नहीं, मेरी है, मेरी अपनी। मेरा होना कितना बड़ा होना हो गया था उस वक्त। मैंने अनुराधा का हाथ ऐसे जोर से ऊपर उठा उठा कर नचाया कि वह खिलखिलाकर हंसने लगी। फिर हाथ छुड़ाने लगी कि बस अब छोड़ भी, खुशी से मर ही न जाते अगर एतबार होता। कुछ ऐसी ही हैरानी से खुली और प्रशंसा से सिहरती आंखें लिए मैं चारों तरफ देख रही थी, और वही गीत मेरे मन में बज रहा था। हमेशा बजता रहा वही गीत। अजीब दास्तां है ये, सचमुच अजीब दास्तां ही है समूची हमारी जिंदगी। इतने पहले आपको यही गाना पसंद आया था, और तब कहीं जाकर आपने पलके उठाकर भीड़ को देखा था। बेचैन आंखें तब मुझे दिखी थी, थिरकती हुई काली पुतलियां सारे जमाने को अपने में समेटे हुए। आप देख रही थी कि लगता था कुछ खोज रही हैं। मैं आपको ताके जा रही थी कि मैं भी कुछ खोज रही थी, अपनी पहचान के निशान तलाश रही थी आपकी ढूंढती निगाहों में। और आप थी कि सबके कहीं पार निकल जाती थी। आपसे तब से कितनी ही बार पूछा कि क्या आपने मुझे देख लिया था। बहुत लोग थे, तुम भी थी, या आप कह देती थी। बहुत लोगों में अपने को मिला देना या अपनों को घुला देना, या बहुतों में अपनों के निशान ढूंढ लेना, या आपने समझाया था, पर मैं तब नहीं समझ पाई थी। अब जब समझ रही हूँ तो आपको नहीं समझ पा रही हूँ। वक्त मेरे हाथ से चिड़िया की तरह उड़ गया है।
कहाँ चली गई आपकी आंखों की वह बेचैनी, कुछ तलाशती हुई एक अकुलाहट, दुनिया को दुरुस्त करने की सारी हराती इच्छाएं। शादी क्या हुई, सब कुछ इस तरह बदल गया आपका। भावहीन सूनी आंखें लिए कहाँ देखी जा रही हैं आप। हम कब से 20 सालों से उन्हीं में अपनी पहचान के चिन्ह तलाश कर लेने की कोशिश करने में लगे हैं। हम चूक गए हैं, यह जानते हुए भी। आपकी अपनी बहन अल्पना। नोट। आप कहेंगी कि नोट लिखने की आदत नहीं गई। बस एक बात और, पत्र के नीचे आपकी शिष्या भी लिखना चाहती थी, पर हिम्मत ही नहीं हुई। तो ये थी कहानी सुनैना तेरे नैन बड़े बेचैन। आगे भी ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।